हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का पेपर मैकेनिक्स, यांत्रिकी। चलिए सीधा टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। मैकेनिक्स के अंदर सबसे पहले देख लेते हैं कि पेपर का मतलब क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों को स्टडी करना है। तो स्टडी ऑफ पार्टिकल और इवेंट, किसी भी घटना या किसी कण के बारे में अध्ययन करना, जिस शाखा के अंदर अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? यांत्रिकी बोला जाता है, मैकेनिक्स बोला जाता है। जैसे कि हम अपने सराउंडिंग में बहुत से पार्टिकल्स देखते हैं, जैसे कि फैन हो गया। फैन क्या है? एक पार्टिकल। तो फैन और उसके मोशन, जैसे ही वो गति करना स्टार्ट करेगा वो क्या हो गई? एक इवेंट हो गया। कि पंखा एक कण है और पंखे का चलना क्या है? एक घटना है। तो ऐसे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको स्टडी किया जाता है, उस ब्रांच को बोला जाता है मैकेनिक्स। फर्दर इसे टू पार्ट्स में क्लासिफाई कर देते हैं। एक को बोला जाता है स्टैटिक्स, इसको क्या बोलते हैं? स्थित की। और दूसरी जो ब्रांच है मैकेनिक्स की उसे बोला जाता है डायनेमिक्स। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? गति की। अब स्टैटिक्स, स्टैटिक नाम से पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट कैसा होगा? स्टेशनरी होगा, स्थिर अवस्था में होगा। तो यहाँ ऑब्जेक्ट की कंडीशन कौन सी होगी? ऑब्जेक्ट, और क्या बोल सकते हैं, पार्टिकल इज इन रेस्ट। जो भी कण है, जो भी वस्तु है हमारे पास, वो किस अवस्था में होनी चाहिए? स्थिर अवस्था में होनी चाहिए। तब उसका जो भी तार्किक या विवेचनात्मक अध्ययन किया जाएगा, किस शाखा में किया जाएगा? स्टैटिक्स के अंदर। डायनेमिक्स के अंदर, डायनेमिक या गतिकी से क्या पता चलता है? ऑब्जेक्ट कैसा है? मूविंग स्टेट के अंदर है। तो यहाँ क्या लिख देंगे? ऑब्जेक्ट इज इन मूविंग स्टेट। जो भी वस्तु या कण है हमारे पास वो किस अवस्था में है? गतिशील अवस्था में है। अब यहाँ दो नए नाम आए, या दो नए नहीं बोल सकते, स्टेट्स ऑफ बॉडी, या किसी भी वस्तु की अवस्थाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? एक तो क्या हो सकता है? कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो। दूसरा किसके अंदर हो? मोशन के अंदर, मूविंग स्टेट के अंदर हो। मतलब स्थिर अवस्था और गतिशील अवस्था, ही दो अवस्थाएं पढ़ते आए हम अब तक कणों की। जो भी हमारे सराउंडिंग में पार्टिकल्स दिख रहे हैं उनको हम इन दोनों पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं इजीली, कि वो स्थिर अवस्था में है या फिर गतिशील अवस्था में है। रेस्ट में किसी पार्टिकल को कब बोला जाएगा? इफ इट्स पोजिशन इज नॉट चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अरे कोई भी कण है उसकी अगर समय के साथ स्थिति में परिवर्तन नहीं आ रहा है तो वो किस में कहलाएगी? रेस्ट में। इफ position is not changing with respect to time। किसी वस्तु की स्थिति में अगर समय के साथ परिवर्तन न हो रहा हो तो वो किस अवस्था में कहलाती है? स्थिर अवस्था में। सेम मोशन के लिए या गतिशील, ये कौन सी अवस्था है? स्थिर अवस्था। इसे क्या बोलेंगे? गतिशील अवस्था। तो मोशन में कोई पार्टिकल कब है? इफ पोजिशन ऑफ पार्टिकल इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। किसी भी कण या वस्तु की अगर स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही है तो वो किस अवस्था के अंदर है? गतिशील अवस्था या मोशन के अंदर है। तो ये टर्म्स बेसिक टर्म्स हैं भाई। सबसे पहले क्या देखा? मैकेनिक्स क्या होती है। किसी भी पार्टिकल या इवेंट को स्टडी जिस ब्रांच के अंदर किया जाता है फिजिक्स में उसे क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। बहुत पढ़ चुके हैं भाई इसके बारे में हम अभी तक। 11th क्लास में कंप्लीट हम मैकेनिक्स ही पढ़ रहे होते हैं लगभग हर जगह। अब इसको फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया जाता है, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। स्थित की और गति की। स्टैटिक्स किसे बोला जाएगा? ऑब्जेक्ट और पार्टिकल इज इन रेस्ट। जब भी स्थिर अवस्था में कोई कण होगा और उसके अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसे, उस ब्रांच को क्या बोला गया? स्टैटिक्स, स्थित की। और मूविंग स्टेट को क्या बोला गया? गति की। अब हमने देखा कि रेस्ट क्या होता है या मोशन क्या होता है। ये क्या है? किसी भी वस्तु की अवस्थाएं। दो अवस्थाएं हैं, स्थिर और गतिशील। स्थिर तब बोल रहे हैं पोजीशन इज नॉट चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज कॉल्ड इन मोशन। अब
क्या हर पार्टिकल को आप क्लासिफाई कर सकते हो क्या कि ये रेस्ट में है या मोशन में है? जैसे कि एग्जांपल मैं बोलना चाहूँ, ये बोर्ड, मेरे सराउंडिंग में बोर्ड है, तो बोर्ड में रेस्ट में है या मोशन के अंदर है, कि ये बोर्ड स्थिर अवस्था में या गतिशील अवस्था में? आप भी मान लीजिए मोबाइल के अंदर क्लास देख रहे हैं, तो मोबाइल स्थिर अवस्था में या गतिशील में? तो पहला ही आंसर दिमाग में क्या आता है? स्थिर अवस्था में। मेरे दिमाग में भी क्या आना चाहिए कि बोर्ड किस में है? रेस्ट में। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? यहां मान लीजिए ये बोर्ड था, ये मुझे कैसा दिख रहा है? रेस्ट के अंदर। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ? 0 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये रेस्ट में है या मोशन में, ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा? हमारी स्टेट के ऊपर। हम ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हैं? अगर मैं रेस्ट में हूं तो मुझे ये कैसा दिख रहा है? रेस्ट के अंदर। तो मेरे रेस्पेक्ट में बोर्ड को कैसा बोला जाएगा? रेस्ट में। मान लीजिए मैं यहाँ मूव कर रहा हूँ, तो क्या अब मेरे रेस्पेक्ट में बोर्ड रेस्ट पर है? मैं वहां जाता हूँ, वापस आता हूँ, तो क्या इसकी पोजीशन चेंज हो रही है मेरे रेस्पेक्ट में? अरे मेरे सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन आ रहा है, यदि मैं वहां जा रहा हूँ वापस आ रहा हूँ। तो ये किसके अंदर हो गया? मोशन के अंदर। तो जो भी रेस्ट और मोशन है, वो अब से हम क्लासिफाई नहीं करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में या मोशन के अंदर है। यहाँ मान लीजिए कोई ए ऑब्जेक्ट है, यहाँ मान लीजिए सी ऑब्जेक्ट है, यहाँ आप खड़े हो, एम बोल देते हैं। आप भी कितने से मूव कर रहे हो? 0 मीटर पर सेकेंड से। इसमें मान लो आप कितने से मूव कर रहे हो? 40 मीटर पर सेकेंड से। इसमें कितने से मूव कर रहे हो? 20 मीटर पर सेकेंड से। तो अब इन सबको, इसकी वेलोसिटी जो है, इसका वेग अलग अलग दिखेगा। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी, तो कोई आंसर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक रिलेटिव क्वांटिटी होगी, सापेक्ष भौतिक राशि होगी। तो कंप्लीट क्वेश्चन क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, या बोला जा सकता है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू सी। बी का वेग पूछा जा सकता है किसके सापेक्ष? ए के सापेक्ष पूछ सकते हैं, सी के सापेक्ष पूछ सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू एम पूछी जा सकती है। इन तीनों को आप निकालना जानते हो। फॉर्मूला क्या होता है? वीबी वेक्टर माइनस वीए वेक्टर। वीबी कितना है? 0। वीए कितना? 20। तो ये कितना आ जाएगा? -20 मीटर पर सेकेंड। ये -40 मीटर पर सेकेंड। ये कितनी आ गई? 0 मीटर पर सेकेंड। यदि ऑब्जर्वर या जो भी प्रेक्षक है वो स्थिर अवस्था में है, तो ऑब्जेक्ट भी कैसा दिखेगा? स्थिर अवस्था के अंदर। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी हो? 0 मीटर पर सेकेंड इन इट्स ओन फ्रेम। अरे खुद के निर्देश तंत्र में इसका वेग कितना होना चाहिए? 0 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ C इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से? 40 मीटर पर सेकेंड से। तो इससे क्या लगेगा कि नेगेटिव डायरेक्शन, ऋणात्मक दिशा में जो B ऑब्जेक्ट था वो जा रहा है, कितने वेग से जा रहा है? 40 मीटर पर सेकेंड से। यहाँ ए ऑब्जेक्ट ऐसे क्या लगेगा कि बी ऋणात्मक दिशा में गति कर रहा है, कितने वेग से? -20 मीटर पर सेकेंड से। ये कंसेप्ट समझ में आया होगा भाई। मैथमेटिकली तो ऐसे समझाया जा सकता है इसको। प्रैक्टिकली आपने देखा होगा, जब भी हम बस, गाड़ी, किसी भी ऑब्जेक्ट में मूव कर रहे होते हैं, हमें क्या लगता है कि पेड़ या जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं रोड के अलोंग, वो कहाँ मूव कर रहे हैं? पीछे की तरफ गति कर रहे होते हैं भाई। ऐसा ही लगता है आपको? तो क्या वो वास्तव में पीछे की तरफ गति कर रहे हैं? तो वास्तव या काल्पनिक कुछ नहीं है भाई। जब भी किन को डिफाइन कर रहे हैं हम? रेस्ट या मोशन को। डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है कि ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हो। एक जो रोड की साइड में आदमी खड़ा है, उसे क्या लगेगा? बोर्ड रेस्ट पर है। बोर्ड नहीं रे भाई, पेड़ या जो भी वस्तुएं हैं वो किस पर है? रेस्ट पर है, स्थिर अवस्था में है। आप मूव कर रहे हो, आपको क्या लगेगा कि आपसे अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं। कितनी वेलोसिटी से? जितनी से आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। ये बात समझ में आती है। और भी काफी उदाहरण हो सकते हैं भाई इसके। जैसे कि ये देखा ही होगा आपने बचपन में, हमें क्या लगता है? सूर्य गति कर रहा है, कि सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। अब भी आप खुद को कन्विंस कर लेते हो कि भाई अर्थ सन के अराउंड रोटेट या रिवॉल्यूशन कर रही है, लेकिन दिमाग में क्या लगता है कि सूर्य इधर से आता है, उधर चला जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हम जहां से किसी इवेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो क्या है हमारे लिए? रेफरेंस पॉइंट, प्रेक्षक बिंदु या संदर्भ बिंदु बोल सकते हो। तो अर्थ से जब भी हम देखेंगे तो कौन मूव कर रहा है? सन मूव कर रहा है अर्थ के चारों तरफ। अगर थोड़ा सा ऊपर उठ के देखेंगे, क्या लगेगा? सन अर्थ के राउंड मूव कर रही है। तो सन भी रेस्ट पर नहीं है भाई, अर्थ भी रेस्ट पर नहीं है। सारी जो भी स्टेट्स हैं, ये दोनों स्टेट्स, दोनों अवस्थाएं कैसी होंगी? रिलेटिव। यहाँ एक नोट लिख लेना भाई। नोट क्या है? स्टेट्स
ऑफ बॉडी कौन कौन सी, रेस्ट और मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट। फिक्स नहीं है भाई, कभी भी आपसे पूछा जाए इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी, फिक्स नहीं बता सकते कभी भी। क्या होना चाहिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किसके रिलेटिव में पूछ रहे हो, किसके सापेक्ष पूछ रहे हो। तो ये क्वांटिटीज कैसी होती हैं, वी स्टडी देम रिलेटिवली। वस्तु की अवस्थाएं ब्रैकेट में लिख लेना, स्थिर एवं गतिशील निरपेक्ष भौतिक राशियां नहीं है। इनका अध्ययन किससे किया जाता है, सापेक्षता से किया जाता है। उदाहरण ये नोट कर लेना आप, कि कोई ऑब्जेक्ट था, उसकी वेलोसिटी अलग अलग, जैसे ही ऑब्जर्वर चेंज हो रहा है, बी में हमने कोई चेंज नहीं किया अभी तक, ये चीज पर ध्यान देना आप। हमने केवल किसके ऊपर चेंज किया, एक बार ए से देखा, एक बार सी से देखा, एक बार एम के रेफरेंस पॉइंट से देखा, संदर्भ बिंदु से देखा, तो हमें अलग अलग चीजें दिखी। ये तो था भाई मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन। अब जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा, नोट कर लिया होगा आप सभी ने, वरना पॉज करके नोट कर लेना इसको। इसको मिटा देते हैं अभी। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो फिजिकल लॉज एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या ये भी एनुअल सिस्टम में भी है, सेमेस्टर सिस्टम में भी यही टॉपिक है। पहले यही एनुअल सिस्टम में हुआ करता था, बीएससी बीएड वगैरह में, अब भी यही पेपर चलता है। तो यूनिट फर्स्ट है, उसका फर्स्ट टॉपिक कौन सा है, फिजिकल लॉज एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। भौतिकी के नियम, भौतिक नियम एवं फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या बोला जाता है, निर्देश तंत्र। तो फिजिकल लॉज तो भी, जितने भी लॉज भौतिकी के नियम अब तक हम पढ़ते आए हैं, जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिया हमने, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या बोलते हैं उसको, संवेग संरक्षण का नियम है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ये सारे क्या है, फिजिकल लॉज। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हमने अभी बात की है। पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, यहाँ नोट कर लेते हैं अभी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हिंदी मीडियम वाले क्या लिख लेंगे, निर्देश तंत्र। अगर डिफाइन करना चाहें तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बोला जा सकता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, निर्देश तंत्र की परिभाषा क्या हो सकती है, कि वह निकाय जिसके सापेक्ष किसी भी कण की स्थिति का अध्ययन किया जाए, द सिस्टम अकॉर्डिंग टू विच द पोजिशन ऑफ पार्टिकल इज स्टडीड इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहां लिख लेते हैं अभी, द सिस्टम अकॉर्डिंग टू विच पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल इज स्टडीड। वह निकाय जिसके सापेक्ष किसी कण की स्थिति का अध्ययन किया जाए, उसे ही क्या कहा जाता है, निर्देश तंत्र कहा जाता है। द सिस्टम अकॉर्डिंग टू इट्स पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल इज स्टडीड, स्पेलिंग गलत हो गई क्या भाई, STUDY, स्टडीड इज नोन एज, आगे तुम सब जानते हो, इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसे ही क्या कहा जाता है, निर्देश तंत्र। हिंदी मीडियम वाले फिर से देख लेना, वह निकाय जिसके सापेक्ष किसी कण की स्थिति का अध्ययन किया जाए, वो क्या कहलाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब समझ गए होंगे भाई सभी, कि अरे अभी हमने एग्जांपल देखा, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए कितनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकती है, इनफाइनाइट फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकती है। मैं पूछूं मेरी वेलोसिटी कितनी है, तो किसके रेस्पेक्ट में बता सकते हो, बोर्ड के रेस्पेक्ट में, मार्कर के रेस्पेक्ट में, लेक्चर स्टैंड के रेस्पेक्ट में, लाइट लगी हुई है इसके रेस्पेक्ट में, लाइट के पार्टिकल हैं फोटॉन्स, उनके रेस्पेक्ट में मेरी वेलोसिटी कुछ और होगी। या इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे आसपास, कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो हमें दिख नहीं रहे, जैसे यहाँ CO2 O2 N2 ये सब अवेलेबल होंगे, म्यूऑन पार्टिकल्स होते हैं कुछ, या कुछ पार्टिकल फिजिक्स में बहुत से पार्टिकल पढ़ते हो आप, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, उन सब के रेस्पेक्ट में वेरी वेलोसिटी देखी जा सकती है।
जिसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं वही क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र। तो अब से पूछा जाए कि किसी कण के कितने निर्देश तंत्र संभव है, तो भी अनंत निर्देश तंत्र हो सकते हैं, किसी से भी ऑब्जर्व किया जा सकता है किसी पार्टिकल को। अब से किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी को तुम एब्सोल्यूट नहीं बताओगे कि इसका वेग इतना ही होता है, क्या कहोगे, किसके रेस्पेक्ट में, भाई जीरो से लेकर अनंत तक वेग हो सकता है किसी भी वस्तु का, जितना मैक्सिमम है, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट 0 मीटर पर सेकंड भी हो सकता है किसी के रेस्पेक्ट में, और वही ऑब्जेक्ट किसी के रेस्पेक्ट में किससे मूव कर सकता है, लाइट के रेस्पेक्ट में। अरे मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ फोटोन मूव कर रहे होंगे, तो वो फोटोन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अगर उन्हें फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया जाए तो उनके लिए मैं अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। तो मेरा वेग या किसी भी कण का वेग है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, जीरो से अनंत तक। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होती है हमारे पास। तो ये कंसेप्ट आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल, वैसे तो देखो अनंत उदाहरण हो सकते हैं, अभी हमने देखा, किसी को भी आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल सकते हो, लेकिन जब भी हम कंसेप्ट को स्टडी कर रहे होंगे तो हम एग्जाम्पल किसको मानकर चलेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। उदाहरण क्या लिख लेंगे इसका, कार्तीय निर्देश तंत्र। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अभी तक आप पढ़ते आ रहे होगी, जैसे अब आपने पढ़े नहीं होंगे, वरना जितने भी कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, निर्देश तंत्र होते हैं, वो सब किसके एग्जाम्पल हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। जैसे कि स्फेरिकल गोलीय निर्देश तंत्र, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, बेलनाकार निर्देश तंत्र, सब किसके उदाहरण है, फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के उदाहरण है, जब भी हम टेक्निकल टर्म्स में बात कर रहे होंगे। तो यहाँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम सबको पता है कैसे बनाते हैं। ये क्या है, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तीन एक्सिस हुआ करती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तीन अक्ष हैं, एक को अक्ष अक्ष बोला जाता है, एक को वाई अक्ष, एक को जेड अक्ष। तीनों आपस में कितना एंगल बना रही होती है, परपेंडिकुलरली। अगर बोर्ड पर समझना चाहें तो बोर्ड 2D है भाई, ऐसे समझो कि अक्ष एक्सिस ये वाली साइड है, वाई ये है और जेड ऐसे आउटवर्ड। तो यहाँ कोई भी कण है उसकी पोजीशन को बता सकते हो उसके रेस्पेक्ट में। इसमें कहाँ से रेस्पेक्ट लिया जाता है या किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बताते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ओ पॉइंट बोल देते हैं। ये क्या है, इसी को या तो हम ओरिजिन बोल देते हैं या फिर रेफरेंस पॉइंट भी बोला जाता है इसको। जनरली हम क्या नाम काम में लेते हैं, ओरिजिन मूल बिंदु बोलते हैं इसको, लेकिन इससे ही क्या बोल सकते हैं, संदर्भ बिंदु या ऑब्जर्वेशन पॉइंट, प्रेक्षण बिंदु भी बोला जा सकता है। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, ऑलवेज 0,0,0 सबको पता है। यहाँ कोई कण है उसकी स्थिति की व्याख्या करनी है तो किसके रेस्पेक्ट में मूव करते हो आप, ओ के रेस्पेक्ट में। यहाँ मान लीजिए इस पॉइंट, ये पॉइंट है 3D के अंदर, ये जेड एक्सिस है, किसी भी कोऑर्डिनेट पर पहुंचना है या किसी पॉइंट पर पहुंचना है, एक्स एक्सिस में कितना मूव किए, इतना यहाँ पहुंचने के लिए, वाई में इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इतना, जेड में इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में यहाँ कहीं पहुंचे होंगे आप। तो अक्ष में कितना चले, वाई में कितना चले, जेड में कितना चले, अगर तीनों पता चल जाए तो आप किसी भी पॉइंट के ऊपर पहुंच सकते हो भाई। तो ये क्या हो गया है, कंप्लीट जो सिस्टम फॉर्म हुआ है, वैसे तो इमेजिनरी है, कहीं बन नहीं रहा होता। अभी कभी आपने देखा है कि बना हुआ ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। हम अज्यूम कर लेते हैं किसी भी रूम में आप बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, जो भी कॉर्नर है उससे क्या अज्यूम कर सकते हो, तीन एक्सिस बना सकते हो, क्योंकि जो भी हम देख रहे हैं वो किसके अंदर है, 3D के अंदर, त्रिविम के अंदर है। तो ये क्या है, कंप्लीट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब नेक्स्ट इसी के अंदर जो चीजें हमने अब तक पढ़ चुके हैं, उन्हीं चीजों को एक बार वापस स्टडी करने की कोशिश करेंगे। पार्टिकल और इवेंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैंने शॉर्ट में लिख दिया CCS, आप पूरा लिख लेना। कार्तीय निर्देश तंत्र में कण या घटना, इसके बारे में बेसिक चीजें देखते हैं जो अब तक हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि विस्थापन क्या होता है, वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, उन सब चीजों को हम एक बार
मैथमेटिकली वापस देख लेते हैं, या जिनको कंफ्यूजन है उनका कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा। ये एकदम बेसिक से चल रहे हैं, कहीं भी कोई भी डाउट हो उसको नोट करके लिख लो, लास्ट में डाउट क्लास के अंदर पूछ लेना आप। अब पार्टिकल या इवेंट किसके अंदर स्टडी करना है हमें? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो सबसे पहले तो क्या फॉर्म कर लें? एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये तो बनाना पड़ेगा भाई, बेसिक रिक्वायरमेंट ही यही है। ये एक्स एक्सिस ये, वाई एक्सिस ये, जेड एक्सिस। इस फ्रेम को नाम दे दिया हमने, इस निर्देश तंत्र को एक नाम दे दिया, उससे क्या बोल दिया? एस। ये कौन है? ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु। अब इसके अंदर किसको स्टडी करना है? किसी भी पार्टिकल को, किसी कण को। मान लीजिए यहां मैंने एक कण बनाया, इसको क्या बोल देते हैं? पी पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट्स कितने लिख दिए? एक्स कोमा वाई कोमा जेड। ये किस टाइम की कंडीशन है? T1 टाइम के ऊपर हम इस कण को अध्ययन करना चाह रहे हैं, इस कण पार्टिकल की स्टडी करना चाह रहे हैं। कोई भी पार्टिकल है, T1 टाइम के ऊपर उसकी ये पोजीशन है। इसको स्थिति सदिश के रूप में पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखा जा सकता है? आर वेक्टर। ऐसा लिख सकते हैं अभी, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको फर्स्ट पार्ट पोजीशन है तो इसे R1 वेक्टर बोल देते हैं। नेक्स्ट, अगर ये पार्टिकल मान लीजिए मूव कर रहा है, देखो हमें क्या करना है? पार्टिकल को भी स्टडी करना है और इवेंट को भी स्टडी करना है। सिंगल पार्टिकल को क्या स्टडी करें? उसके ऊपर कुछ घटना तो होनी चाहिए भी। तो ये पार्टिकल है, इसका मूव करना क्या हो सकता है? इवेंट हो सकता है क्या? ये कण यहाँ से T1 समय से लेकर T2 समय पर यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ तो ये केवल क्या था? एक पार्टिकल था, कण था। लेकिन जो ये प्रोसेस हुई इसे क्या बोल सकते हैं? इवेंट या घटना बोला जा सकता है। तो मान लीजिए कुछ टाइम बाद कहाँ पहुंच गया होगा? Q पॉइंट के ऊपर पहुंच गया होगा, जिसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं अभी। इनको x1 y1 और z1 बोल देना। इनको क्या बोल देंगे? x2 y2 और z2। ये किस टाइम पर बात हो रही है? T2 टाइम के ऊपर। इसका भी पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश बना लेते हैं अभी। ये कितना होगा? R2 वेक्टर। जो कण का विस्थापन है, कण कितनी दूर चला भाई, इसको यहां से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? इसको क्या बोला जा सकता है? डेल्टा आर वेक्टर। ये क्या है? विस्थापन है, कण का डिस्प्लेसमेंट है। अब पोजीशन वेक्टर को कैसे डिफाइन कर सकते हो? R1 वेक्टर की वैल्यू निकाल सकते हो क्या आप? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। P बिंदु का स्थिति सदिश क्या होगा? हमने क्या लिख लिया? R1 वेक्टर। R1 वेक्टर की वैल्यू क्या होती है? कोई भी पोजीशन वेक्टर निकाला होगा भी आपने, 12th के अंदर में निकालते हैं। x2 माइनस x1 i के प्लस y2 माइनस y1 j के प्लस z2 माइनस z1 k के। जहां i केप, j केप, k केप क्या होते हैं? इन्हें क्या बोला जाता है? यूनिट वेक्टर्स। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? एकांक सदिश बोला जाता है भी इन्हें। नाम सुना होगा। केवल किसको रिप्रेजेंट करते हैं? डायरेक्शन को। इनका मैग्नीट्यूड ऑलवेज किसके इक्वल होता है? जिनको नहीं पता है भी वो लिख लेना। इनका परिमाण कितना होगा? सदैव 1 के बराबर ही होता है। तो पोजीशन वेक्टर कैसे बताई जाती है? कोई भी दो पॉइंट्स हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स कितने मान लो? x1 y1 z1, x2 y2 z2। तो इन दोनों का मध्य का जो स्थिति सदिश होगा वो कितना होगा? x2 माइनस x1 i के प्लस y2 माइनस y1 j के प्लस z2 माइनस z1 k के। तो यहाँ से R1 वेक्टर की वैल्यू लिखना चाहें, फर्स्ट पॉइंट कौन है? ओरिजिन। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने? 0,0,0। किसी में से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे कोई फर्क पड़ेगा? तो इसकी स्थिति सदिश को क्या लिखा जा सकता है? x1 i के प्लस y1 j के प्लस z1 k के। इसे बोल देते हैं भी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सबको समझ में आया क्या? क्या निकाला हमने? पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश किस बिंदु का? P पॉइंट का। और सबको वेक्टर और स्केलर में तो डिफरेंस पता है क्या? किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा है? एकांक सदिश क्या है? चलो बता ही देते हैं एक बार के लिए। ये नोट कर लिया होगा आपने इधर से। ये जो एक्स्ट्रा चीजें हों इनको भी लिख लिया करो भाई। नोट्स के साइड में लिखना चाहो तो साइड में लिख लिया करो, वरना नोटबुक में ऊपर जो मार्जिन के ऊपर जगह होती है वहां नोट कर लेना। क्या देख लेते हैं? स्केलर और वेक्टर के अंदर डिफरेंस देख लेते हैं।
अभी तक हमने दो ही क्वांटिटीज पढ़ी हैं, इसे क्या बोला जाता है, अदिश, और एक क्या होती है, सदिश। इसके अलावा एक और फिजिकल क्वांटिटी पढ़ रहे होंगे भी हम, जिसको क्या बोलेंगे, टेंसर। परदिश हार्ड वो भी नहीं है, हार्ड ये भी नहीं थी, बस डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाता है। स्केलर सबसे आसान, वेक्टर उससे थोड़ी हार्ड, टेंसर इससे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, अभी नहीं पढ़नी है हमें। स्केलर का मतलब क्या होता है, वो क्वांटिटीज जिनको किसकी हेल्प से एक्सप्लेन किया जा सके, केवल मैग्नीट्यूड, परिमाण की सहायता से जिन भौतिक राशियों की व्याख्या की जा सके उन्हें क्या बोलते हैं, स्केलर। वेक्टर जिनमें मैग्नीट्यूड प्लस किसकी रिक्वायरमेंट हो, डायरेक्शन। परिमाण के साथ साथ किसकी और आवश्यकता होती है इनके अंदर, दिशा की आवश्यकता और होती है भी। उदाहरण के लिए एग्जांपल अज्यूम कर लेते हैं, एक तो डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब लेंथ भी बोल सकते हो भी, डिस्टेंस, मास, टाइम, ये दूरी, द्रव्यमान, समय, ऊर्जा, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, ईटीसी लिख देते हैं, स्केलर क्वांटिटीज की। वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल देखोगे तो भाई एक तो डिस्टेंस के कंपैरिजन में कौन होता है, डिस्प्लेसमेंट। अरे दूरी और विस्थापन में अंतर तो समझते हो ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्या बोल सकते हो, फोर्स, बल भी एक सदिश भौतिक राशि होती है। इसके अलावा एक्सेलरेशन, त्वरण, वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बहुत सी क्वांटिटीज पढ़ी होंगी आपने। जो भी अब से हम भौतिक राशियां पढ़ते जाएंगे उन सब के बारे में तो देखते जाएंगे। ये कुछ बेसिक क्वांटिटीज हम भौतिक राशियां हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए था, कौन अदिश होता है और कौन सदिश होता है। और अच्छे से समझना चाहें तो जैसे ये मार्कर है, इसकी लेंथ को एक्सप्लेन कर सकते हो क्या आप, लेंथ कितनी, 5 सेंटीमीटर। तो क्या इसके डायरेक्शन से इसकी लेंथ पर कोई प्रभाव पड़ा, आपसे किसी ने इसकी लंबाई पूछी, आपने कह दिया 5 सेंटीमीटर है, क्या आपको ये बताना पड़ेगा किस दिशा में 5 सेंटीमीटर है, कुछ नहीं बताना अभी। इसको कैसे रोटेट कर लो, कहीं रख लो, चाहे इसकी लेंथ कितनी रहनी है, 5 सेंटीमीटर। लेकिन कोई आपसे कहे कि इस पार्टिकल के ऊपर 3 न्यूटन फोर्स लगाओ, 5 न्यूटन फोर्स लगाओ, कितना भी वो बोल सकता है। तो अब क्या उसे डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी क्या, कैसे, ये पार्टिकल 3 न्यूटन से इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, आगे पीछे, ऊपर नीचे, किसी भी दिशा में गति कर सकता है ये 3 न्यूटन से। तो 3 न्यूटन के साथ साथ क्या स्पेसिफाई करना पड़ा, इसकी डायरेक्शन। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ओनली मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन ही वेक्टर होता है, फिर तो करंट भी क्या होना चाहिए था भाई, सदिश। नहीं, साथ में क्या होना चाहिए, वेक्टर लॉज, सदिश नियमों का भी पालन होना चाहिए भी। सदिश संयोजन के नियम पढ़े होंगे आपने, वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन जैसे। ये अगर कोई ए वेक्टर है, इसी से हेड टू टेल कोई वेक्टर जुड़ा है, बी वेक्टर, तो इनको जो मिलाने वाला वेक्टर होगा उसे क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है, इन दोनों के योग के बराबर। तो ये क्या है, एक तरीके से वेक्टर लॉज है। ऐसे ही होते हैं, पैरेललोग्राम लॉ भी पढ़ा होगा, ये ट्राइंगुलर लॉ कहलाता है। अब इन क्वांटिटीज को आप समझ गए होंगे। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में अंतर पता है सबको, भाई ये बेसिक देखो, एक अंडरस्टैंडिंग होती है फिजिक्स की, उसके लिए इन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। बाकी आप याद करने को काम इतने से भी चल जाएगा, लेकिन कम से कम जिनको नहीं आता है वो ये बात याद रखना। और जो वेक्टर को अब तक केवल मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ही मानते थे, वो एक चीज और याद रख लेना, कंप्लीट क्या होता है, वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए। क्यों, क्योंकि करंट भी तो भाई मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है करंट की धारा की, लेकिन फिर भी वो वेक्टर ना हो गया। हम अब तक क्या मानते थे, स्केलर, आगे उसी को टेंसर में पढ़ने लग जाएंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के हेल्प से हम भी इस एग्जांपल को और अच्छे से समझ लेते हैं। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इनके मध्य की डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। किन्हीं भी दो कणों के मध्य की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे क्या बोला जाता है, विस्थापन। डिस्टेंस क्या हो सकती है भाई, यहाँ से घूम के यहाँ चले गए, यहाँ से घूम के यहाँ चले गए, कहीं और जाना था भाई आपको दोस्त के घर, वहां चले गए, फिर बी पॉइंट के ऊपर पहुंच गए। हर बात चल कहाँ से रहे हो आप, ए बिंदु से जा कहाँ रहे हो, बी बिंदु के ऊपर। क्या जाने में आपकी दिशा फिक्स है, ये सब क्या है, डिस्टेंसेज है, ये सब दूरियां हैं।
कि कभी आप इधर गए, इधर चले, इधर चले, इधर भी चले जाओ, डायरेक्शन चेंज कर सकते हो क्या? डिस्टेंस ट्रेवल करनी है दो पॉइंट्स के बीच की। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? मिनिमम डिस्टेंस। इसके लिए क्या एक सीधी रेखा में चलना पड़ेगा? एक फिक्स डायरेक्शन है क्या चलने की? जैसे ही आपने डायरेक्शन चेंज की, यहाँ मान लो बीच में आपने दिशा को परिवर्तित कर दिया होगा, तो फिर इसे डिस्प्लेसमेंट ना बोल के क्या बोल देंगे? डिस्टेंस। तो ये विस्थापन होता है। विस्थापन में दिशा परिवर्तित नहीं होती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि दिशा फिक्स होगी भी विस्थापन के लिए। लेकिन डायरेक्शन में आप इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, चाहे पूरी पृथ्वी का गोला लगाकर वापस भी पॉइंट के ऊपर पहुंच जाओ, वो भी क्या है आपके लिए? डिस्टेंस ही है। तो ये एक समझ गए होंगे आप स्केलर और वेक्टर के बीच का बेसिक डिफरेंस। जिनको नोट करना है वो एक्स्ट्रा कहीं और कहीं नोट कर लेना भाई, एग्जाम में ये पूछ लिया जाए आप ये नोट कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा रे। तो वेक्टर समझ गए होंगे। यूनिट वेक्टर्स या एकांक सदिश किनको बोला जाता है? इनका परिणाम एक हो, केवल किसको प्रदर्शित करें? दिशा को। तो आई कैप किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को, या वाई एक्सिस की डायरेक्शन को, और ये जेड एक्सिस की डायरेक्शन को। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी निकाल लिया हमने। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू भी निकाल सकते हैं हम। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू। क्यू बिंदु का स्थिति सदिश है, उसे क्या बोला जा सकता है? R2 वेक्टर। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? x टू आई के प्लस वाई टू जे के प्लस जेड टू के के। इसे क्या बोल दिया? इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दिया अभी हमने। अब बाई वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से क्या देख सकते हैं? क्या डिस्प्लेसमेंट यही है दोनों कणों के मध्य का डेल्टा आर वेक्टर? तो यहां लिख लेते हैं अभी बाई ट्राइंगल ओ पी क्यू। ओ पी क्यू त्रिभुज से क्या बोला जा सकता है कि R1 वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर, या डेल्टा आर वेक्टर निकालना चाहो तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? आर वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये क्या है? डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट। इसे ही क्या बोलते हैं? विस्थापन बोल सकते हैं। परिभाषा किसी को लिखनी हो तो क्या लिख लोगे? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। किन्हीं भी दो कणों के मध्य की जो न्यूनतम दूरी है उसे ही क्या बोला जाता है? विस्थापन बोला जा सकता है। t1 टाइम पर p पॉइंट के ऊपर कोई पार्टिकल था, वो धीरे धीरे मूव कर रहा है, किसी t2 टाइम के ऊपर वो कहां पहुंच गया? q पॉइंट के ऊपर। तो जो उनका डिस्प्लेसमेंट है उसे किससे रिप्रेजेंट किया हमने? डेल्टा आर वेक्टर। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। भाई ये बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं हम केवल पार्टिकल और इवेंट्स के बारे में। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, कण का वेग कैसे याद कर सकते हो भी? अब जब भी वेलोसिटी निकालनी है इसमें दो वैल्यूज आएंगी। एक होगी एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग, और नेक्स्ट हम पढ़ रहे होंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दोनों नाम सुने आपने? इसे क्या बोला जाता है? ताक्षणिक वेग बोलते हैं इसे। एवरेज का मतलब किन्हीं दो टाइम पीरियड के बीच में पूछा जाएगा। औसत का मतलब सबको पता है, औसत दो वस्तुओं के बीच में निकाली जाती है। आज, कल और परसों, पिछले 3 दिनों में आप कितनी देर पढ़े? तो क्या निकालना पड़ेगा आपको? औसत निकालना पड़ेगा। पहले दिन आप 5 घंटे पढ़े होंगे, कल आप 10 घंटे पढ़े होंगे, आज फिर से 5 घंटे पढ़ लिए। तो औसत कैसे निकालोगे? सम ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशियों का योग बट्टा में क्या कर दोगे? भौतिक राशियों की संख्या। ऐसे एवरेज वेलोसिटी निकालते हो कि जो कंप्लीट क्वांटिटी है उसका वैल्यू पूछिए किन्हीं दो टाइम पीरियड्स के बीच में, किन्हीं दो समय अंतरालों के मध्य, या किन्हीं दो समयों के मध्य किसी भौतिक राशि का मान पूछा जाए, उसे ही क्या बोलते हैं? एवरेज। इंस्टेंटेनियस नाम से क्या पता चला? इंस्टेंट। अरे इंस्टेंट या क्षण, मतलब टाइम का बहुत छोटा पीरियड। जैसे आपसे पूछा जाए आज कितनी देर पढ़े, एक एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी क्या? तो आज कितनी देर पढ़े? 10 घंटे। तो ये दोनों क्या पूछा गया था आपसे? पढ़ने का समय। यहाँ आपने क्या निकाली? औसत। और यहाँ क्या आ गया? एक एग्जैक्ट आंसर। तो यहाँ तो क्या होगा? हमेशा किसके बीच में पूछा जाएगा? किन्हीं दो टाइम इंटरवल्स के बीच में। जैसे मान लीजिए T2 और T1,
यही पार्टिकल है t2 टाइम पर और t1 टाइम के ऊपर, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी वो है किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। विस्थापन बटा समय ही क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। तो v एवरेज की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, विस्थापन कितना डेल्टा आर, टाइम कितना डेल्टा टी। तो इसको और क्या लिख सकते हो, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर अपॉन t2 माइनस t1। ये क्या है, वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू। अगर परिभाषा लिखना चाहो, किसी को नहीं याद हो, वो क्या लिख सकता है, विस्थापन बटा समय को ही क्या कहा जाता है, या विस्थापन व समय का जो अनुपात है वही वेग कहलाता है, औसत वेग कहलाता है। ए रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। कंडीशन क्या होनी चाहिए भी एवरेज निकालने के लिए, दो टाइम पीरियड गिवन होनी चाहिए। जैसे पूछ लिया कि 3 सेकंड और 5 सेकंड के मध्य का औसत वेग निकालो, तो फॉर्मूला ये होगा आपके पास वेलोसिटी का। ये हम बहुत कम बार काम में लेते हैं, जब भी जनरली वेलोसिटी पूछी जाएगी हम क्या किसकी बात कर रहे होंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, ताक्षणिक वेग की। तो इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। एग्जैक्टली जीरो तो हो ही नहीं सकता भाई, लेकिन बहुत कम समय अंतराल के लिए आपसे क्या पूछा गया है, वेग पूछा गया है। तो इसमें क्या, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन या रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। स्थिति में जो परिवर्तन की दर है वही क्या कहलाती है, ताक्षणिक वेग या वेग। ओनली वेलोसिटी की डेफिनेशन भी पूछी जाए तो क्या कहेंगे, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन लिख लेना भाई। स्थिति में जो परिवर्तन की दर है वही क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। v वेलोसिटी को क्या लिखा जा सकता है, यहां से या तो ऐसा लिख दो, डेल्टा टी टेंड्स टू, लिमिट लगा देना इसी वैल्यू के, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, या इसे ही क्या बोला जाता है, डी आर बाई डी टी। ये एक वैल्यू हमारे पास आ गई है। जो डिस्प्लेसमेंट या स्थिति में परिवर्तन की दर है, रेट ऑफ चेंज है, कि कितनी तेजी से उसकी पोजीशन चेंज हो रही है उतनी वेलोसिटी ज्यादा होगी। अरे कम टाइम में ज्यादा पोजीशन में चेंज आ रहा है, इसका मतलब वेग क्या है, अधिक है। समय ज्यादा लग रहा है और स्थिति में परिवर्तन कम आ रहा है, इसका मतलब वेग भी क्या है उसका, कम ही है। ये तो जनरली डेली लाइफ में आप देखते हो, किसी ऑब्जेक्ट का वेग कब ज्यादा, जब कम टाइम के अंदर उसकी पोजीशन ज्यादा चेंज हो रही हो। एक जना है जो यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर 5 सेकंड में पहुंच रहा है, और एक जना है वो 2 मिनट ले रहा है, किसका वेग ज्यादा, 5 सेकंड वाले का ज्यादा। तो ये बेसिक्स आप सभी को पता है। ऐसे ही भाई एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल भी निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, कण का त्वरण। एक्सेलरेशन में भी सिमिलरली यही दोनों वैल्यूज आएंगी। तो यहां से मैं लिखना चाहूं ए एवरेज, तो वो किसके इक्वल आता है, पढ़ा आपने त्वरण क्या होता है, इसको बोल देते हैं वेग में परिवर्तन की दर। ये क्या होती है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, जो वेग में परिवर्तन की दर है वही क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। या एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, कोई दो पॉइंट्स हैं, दो टाइम इंटरवल हैं, तो ये कितनी आ जाएगी, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। इसको क्या बोल सकते हैं, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन t2 माइनस t1। ये एवरेज वैल्यू है भाई, एवरेज वैल्यू हमारे काम में नहीं आ रही होगी, कभी पूछ ली जाए तो आपको नॉलेज के प्रेफरेंस से या नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद होनी चाहिए भी। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की या ओनली एक्सेलरेशन की। तो त्वरण किसके बराबर आ जाएगा, इसमें भी कंडीशन क्या रहेगी, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। यहाँ डेल्टा टी कितना है, t2 माइनस t1। यहाँ ए वेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, अरे सेम वही तो है, बस पोजीशन की जगह क्या आ गया है, वेलोसिटी। तो जो है यहाँ आर वेक्टर था वहां कितना आ जाएगा, वी वेक्टर। इसको क्या बोला जा सकता है, डीवी वेक्टर बाई dt, या इसको और क्या लिख सकते हो, डी बाई डी टी। वी वेक्टर की वैल्यू अभी निकाली हमने, क्या वो क्या है,
dr/dt। तो r का टाइम के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव है, 2 बार अवकलन कर देंगे तो भी किसकी वैल्यू आ जाती है, एक्सेलरेशन की। तो यहाँ से एक्सेलरेशन को क्या बोला जा सकता है, a वेक्टर इज इक्वल टू d स्क्वायर r/dt²। ये दोनों वैल्यूज ही किसकी हैं भाई, एक्सेलरेशन या त्वरण की है। बात समझ में आई। कोई भी पार्टिकल या इवेंट है उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, अब सारी चीजें निकाल सकते हैं भाई। हमने पोजीशन वेक्टर निकाल लिया, स्थिति सदिश, उसके बाद हमने विस्थापन निकाल लिया, वेग निकाल लिया, त्वरण निकाल लिया। इन क्वांटिटीज की हमें आगे रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए इनको हम स्टार्टिंग में ही पढ़ लेते हैं। बाकी एकदम बेसिक है, ये चीजें आपकी पढ़ी हुई भी होती है। इसको नोट कीजिए भी जल्दी से। कर लिया भाई नोट, इसको रफ कर रहे हैं हम। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र के प्रकार। यहाँ लिख देते हैं अभी, टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र के प्रकार आप लिख लोगे। तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसे बोला जाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। इनर्शियल, इनर्शिया का नाम सुना आपने, क्या था, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का प्रथम नियम था जिसे हम जड़त्व बोला करते थे। इसका मतलब क्या था, जब तक किसी वस्तु के ऊपर बाह्य बल न लगाया जाए उसका वेग परिवर्तित नहीं होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब उसका जो भी वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और वेलोसिटी कांस्टेंट, इसका मतलब एक्सेलरेशन किसके इक्वल, जीरो। अरे रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है, अभी तो हमने पढ़ा। तो दोनों बातें सेम ही है भाई। उदाहरण भी आप क्या देखते थे कि जैसे ही हम बस में बैठे हैं, रेस्ट में है बस, जैसे मूव करना स्टार्ट करेंगे हमारी बॉडी कहाँ लीन होती है, पीछे की तरफ। क्यों, क्योंकि हम पहले कहाँ पर थे, स्थिर अवस्था में, अब भी हम उसी अवस्था में रहना चाह रहे हैं, बस आगे की तरफ मूव करती है। जैसे ही बस एक बार मूव करना स्टार्ट कर देती है, हमारी वेलोसिटी किसके इक्वल, बस के इक्वल। लेकिन बस जैसे रुकेगी हम कहाँ जाते हैं, आगे की तरफ। इसका कारण क्या है कि हमारी बॉडी उसी वेलोसिटी की तरफ टेंड कर रही है जिस पर वो मूव कर रही थी। लेकिन अर्थ के ऊपर ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि हर जगह क्या लग रहा है, बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, एयर रेजिस्टेंस भी लगता है हमें, वायु भी तो प्रतिरोधित करती है हमारी गति को। इस कारण से कहीं भी इनर्शिया कंप्लीटली तो फॉलो नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमने इसके उदाहरण कई बार देखे हैं। अब हमें इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ना भी, इनर्शिया तो नहीं पढ़ना है, जड़त्व नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, दोज फ्रेम्स विच फॉलोज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स, या इस कंप्लीट बात का मतलब क्या है, दैट मीन्स इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स body will be non accelerated। नॉन एक्सेलरेटेड का मतलब क्या है, इनकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। अरे नॉन एक्सेलरेटेड कब होंगी कोई भी बॉडी, जब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट, दैट इज इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स बॉडी विल बी
विल बी लिख लेना भाई, विल बी नॉन एक्सिलरेटेड, दीज आर नोन एज, these frames लिख लेना भाई, these frames of reference are known as inertial frame of reference। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, वे निर्देश तंत्र जो न्यूटन के गति के नियमों का पालन करते हैं, अर्थात बाह्य बल की अनुपस्थिति में उनका जो वेग है या उनका जो मोशन है, गति है, वो कैसी रहेगी, त्वरण रहित रहेगी, या ब्रैकेट में क्या लिख दो, वेग नियत रहेगा। उन्हीं निर्देश तंत्रों को क्या कहा जाता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। दोबारा सुन लेना, वे निर्देश तंत्र जो न्यूटन के गति के नियमों का पालन करते हैं, इतना भी लिख सकते थे आप। अगर आगे एक्सप्लेन करना तो क्या कहोगे, अर्थात बाह्य बल की अनुपस्थिति में इन कणों का जो भी मोशन है, इन कणों का क्या बोलोगे मोशन को, गति त्वरण रहित होती है। इन कणों की गति त्वरण रहित होती है। ऐसे निर्देश तंत्रों को जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहा जाता है। क्या कहा भाई, मैथमेटिकली समझो इसको। फोर्स कितना बताया हमें, जीरो के इक्वल। एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है पार्टिकल के ऊपर, जीरो। फोर्स की वैल्यू कितनी होती है न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग, न्यूटन लॉ को तो फॉलो कर ही रहे हैं, एम ए के इक्वल। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो। अभी हमने ए की वैल्यू इसीलिए पढ़ी थी, ए को क्या लिख सकते हैं, dv बाई dt लिखा जा सकता है। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ये किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए भी। अब पार्टिकल का मास तो जीरो हो नहीं सकता, अरे कण का द्रव्यमान ही शून्य है, तो उस पार्टिकल को हम स्टडी कहाँ से कर सकते हैं, पार्टिकल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन किसके इक्वल, जीरो। इसका मतलब पक्का कौन जीरो के इक्वल रहा होगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने देख ली, dv बाई dt। टाइम भी जीरो नहीं हो सकता, तो जीरो कौन होगा, वेलोसिटी। जरूरी है जीरो हो, नहीं है भाई। क्यों, क्योंकि अगर इसको इंटीग्रेट करें, ऑन इंटीग्रेटिंग, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर क्या पता चल रहा है भाई हमें, कि जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। जो भी पार्टिकल है उसका वेग कैसा होना चाहिए, नियत होना चाहिए। वेलोसिटी कांस्टेंट, तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो, इसका मतलब फोर्स भी जीरो। अब एक कंफ्यूजन आप अब तक दिमाग में रखते आए हो भाई, वो कंफ्यूजन क्या होता है, बताओ भाई। अरे एक कंफ्यूजन आपके होता है कि कोई पार्टिकल मैं कहूँ उसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, और आपसे एक्सेलरेशन पूछा जाए तो आप कहोगे वेग है, इसका मतलब त्वरण शून्य तो नहीं हो सकता। हो सकता है भी, वेलोसिटी यहाँ ऐसा नहीं कहा जीरो होनी चाहिए, वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। यहाँ भी ये पार्टिकल 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, यहाँ भी 20 मीटर पर सेकेंड से। इसका मतलब ये पार्टिकल का वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट। तो इसका एक्सेलरेशन ऑलवेज कितना रहेगा, जीरो ही रहेगा। त्वरण कितना रहेगा, सदैव इसका शून्य रहेगा। एग्जाम्पल देखना चाहो तो प्रैक्टिकल लाइफ में, या अभी हमने देख लिया एक एग्जांपल, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का कौन होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ कोई भी दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लीजिए, ये एस फ्रेम है, ये एस टेस फ्रेम है। एस टेस एस के रेस्पेक्ट में मान लीजिए कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 40 मीटर पर सेकेंड से। तो जो एस और एस टेस है वो कैसे हैं, इनर्शियल है भी। अगर ये 40 मीटर चेंज नहीं हो रहा है, ये कैसे है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। यदि ये 40 मीटर पर सेकेंड से चेंज न हो, प्रैक्टिकल लाइफ में इसके देखो भाई, थोड़ा सा इसको वास्ट पढ़ेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है जो भी बात मैं अभी बता रहा हूँ उससे। क्या अर्थ सन के अराउंड रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों कर रही है, ये सूर्य है, ये पृथ्वी, इसके चारों तरफ भी गति करती है और अपने एक्सिस के ऊपर भी रोटेट कर रही होती है। ये बहुत ज्यादा वेलोसिटी, एक्सट्रीम वेलोसिटी से मूव करते हैं हम सन की रेस्पेक्ट में। लगभग ये होती है 30 km/s। बहुत ज्यादा होती है भी। जितनी देर में हम बोल रहे हैं सन के रेस्पेक्ट में कितनी देर मूव कर, कितनी किलोमीटर मूव कर चुके होंगे, 60-70 किलोमीटर। 1-2 सेकंड में मूव कर जाते हैं हम, 2 सेकंड में। तो क्या अर्थ की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती है, होती है भी। रोटेशन भी कर रहे हैं हम, इसका मतलब अर्थ इनर्शियल है या नहीं है, ऐसा ऐसा ही लग रहा है भी इनर्शियल नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, सन के रेस्पेक्ट में अर्थ की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। हमारे रेस्पेक्ट में तो कांस्टेंट ही है भाई। अरे हमारे निर्देश तंत्र से देखा जाए तो पृथ्वी नियत ही है क्या,
आज आपका जहाँ मकान है कल भी वहीं होगा, परसों भी वहीं था भाई। यही चीज होती है ना रियलिटी के अंदर। तो ये बात कंफ्यूज मत होना इसमें। अभी हमने क्या बात की थी कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और रेस्ट ऑफ पार्टिकल को हमेशा कैसा बताना है, रिलेटिव। तो जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है उनका अध्ययन भी हम कैसा करेंगे, सापेक्ष। आपसे पूछा जाए ये डस्टर इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल, कुछ नहीं बताओगे भी आप इसके बारे में, क्या कहोगे, किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहे हो, यहाँ रख दिया इसको। दोनों कैसे हैं, बोर्ड और डस्टर रेस्ट में है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो ये दोनों कैसे हैं, आपस में इनर्शियल है। तो अर्थ को हम इनर्शियली मानकर चलेंगे भाई। रियलिटी में इनर्शियल होती है कि नहीं होती है, डिपेंड किसके ऊपर करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर। समझ गए इतनी बात। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि सर अर्थ ही इनर्शियल नहीं है तो अर्थ पर कोई ऑब्जेक्ट इनर्शियल कैसे हो सकता है। तो ऐसे हो सकता है भाई, क्योंकि ये फिनोमिना हम कैसे पढ़ रहे होंगे, रिलेटिव फिनोमिना पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है सेकंड टाइप, क्या होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको भी इतनी इंपॉर्टेंस देनी नहीं है हमें, क्या बोल देंगे, अजड़त्वी निर्देश तंत्र। डेफिनेशन क्या लिख दोगे, दोज फ्रेम्स विच डू नॉट फॉलोज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। वे निर्देश तंत्र जो न्यूटन के गति के नियमों का पालन नहीं करते हैं क्या कहलाते हैं, अजड़त्वी निर्देश तंत्र। मैथमेटिकली देखा जाए तो इनका एक्सेलरेशन ऑलवेज कितना रहेगा, या तो वेलोसिटी कांस्टेंट बोल दो या फिर क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। इन फ्रेम्स के लिए क्या होगा, या तो क्या बोल दो, वेलोसिटी ऑफ दीज फ्रेम्स इज नॉट कांस्टेंट। ये जो निर्देश तंत्र हैं इनका वेग कैसा नहीं रहता है, नियत नहीं रहता है। इसी बात को दूसरी फॉर्म में लिखें तो क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। अरे वेग नियत नहीं है तभी तो कुछ ना कुछ त्वरण प्राप्त होगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी, dv बाई dt। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में कितना चेंज आ रहा है, 0। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा होगा, समय के सापेक्ष परिवर्तन आ रहा होगा, उसे ही क्या बोला जाएगा, त्वरण। तो दोज फ्रेम्स whose velocity is not constant or whose acceleration is not equal to 0 are also known as non inertial frame of references। पहली परिभाषा तो क्या लिख दोगे, those frames which do not follow Newton's laws of motion are known as inertial frame of reference। वे निर्देश तंत्र जो न्यूटन के गति के नियमों का पालन नहीं करते क्या कहलाते हैं, अजड़त्वी निर्देश तंत्र। या क्या बोल सकते हैं, those frames whose velocity is those frames whose velocity is not constant or accelerated frame of references are known as नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वे निर्देश तंत्र जिनका वेग नियत नहीं होता है या जो त्वरित निर्देश तंत्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अजड़त्वी निर्देश तंत्र कहा जाता है। उदाहरण भी अनंत उदाहरण है इनके, जैसे कि कोई भी बाइक मूव कर रही है, आप रोड पर खड़े हो तो वो आपके लिए कैसी है, नॉन इनर्शियल। क्यों, क्योंकि बाइक की वेलोसिटी चेंज होती रहती है भी टाइम के साथ। कभी वो 0 मीटर पर सेकंड पर थी, अब वो 40 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, फिर 60 से करेगी, हो सकता है थोड़ी दूर आके फिर से किससे मूव करने लग जाए, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर सेकंड से मूव कर सकती है। बातें समझ में आती हैं भाई। अरे कुछ हार्ड था अब तक जो भी हमने पढ़ा, इजी इजी से टर्म्स हैं भाई, यही मैकेनिक्स है, रिलेटिव है, चीजों को हम आपस में देख सकते हैं रियल लाइफ के अंदर। तो ये इजी इजी टर्म्स मिलाकर ही आपको इनको याद करना है, कोई भी डिफिकल्ट टर्म आएगी नहीं, नॉन इनर्शियल आपके समझ में आ गया होगा। अब आज की क्लास में हमने सबसे पहले क्या देखा, मैकेनिक्स क्या होता है, किन किन को स्टडी करना है। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक कौन सा स्टार्ट किया हमने, फिजिकल लॉज एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। तो जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, निर्देश तंत्र है, वो समझ लिया हमने क्या होते हैं, जिनके रेस्पेक्ट में किसी भी पार्टिकल को स्टडी किया जाए वो क्या होते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उनके टाइप्स देख लिए, कोई भी पार्टिकल था उसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में या फिर बोल सकते हैं निर्देश तंत्र में उसे कैसे अध्ययन किया जाता है, उन चीजों को हमने देख लिया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा क्लास में।
आया ही होगा, भी पढ़ा है अगर स्टार्टिंग से लास्ट तक तो। बाकी फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो डाउट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। धन्यवाद।